हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब मस्त होंगे, जबरदस्त हो रहे हैं और पढ़ाई कर रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम। तो आज हम लोग मैथ्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड। और उम्मीद है कि सब के सब पढ़ाई कर रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बार बार हर लेक्चर में शुरुआत में मैं जरूर बोल देता हूँ कि पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। तो अभी हम बात करते हैं, अच्छा जैसा कि हम लोगों ने पुराने लेक्चर में पढ़ लिया है कि लाइंस और उनका सॉल्यूशन वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने लगभग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं। और दूसरी बात ये, क्लास 9 में भी जो आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे फिर से थोड़ी सी कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। सपोज अच्छा लीनियर इक्वेशन ग्राफ वगैरह होते क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि जीरोस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बात किया था हम लोगों ने। अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके पहले वो चेकआउट कीजिए, क्योंकि वो पहले ये बाद में क्लियर है। तो हमने बात किया था कि जीरोस क्या होते हैं और सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जीरोस वो होते हैं अगर x की कोई भी वैल्यू रखने पर y की वैल्यू 0 आए तो उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। और सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस वो होते हैं अगर एक x और y की वैल्यू आपने रखा तो LHS और RHS सेटिस्फाई करने चाहिए, इसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है। तो लाइन क्या होती है, लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है, तो इसीलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और कोई भी लाइन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ दो पॉइंट चाहिए होता है। क्यों, जैसे कि मान लो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, दोनों को खींच दिया, लाइन ड्रॉ हो गई। एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, दोनों को खींच दिया, लाइन ड्रॉ हो गई। कर्व ड्रॉ करने के लिए ज्यादा पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, लेकिन लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। क्लियर। तो ये अच्छा, ये लाइन होती है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है और हमको क्या चाहिए होता है, सिर्फ कोई 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और ये हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, ये जीरोस नहीं होते हैं। जीरोस तब होंगे जब वो सॉल्यूशन आप निकालो जिसमें x की वैल्यू रखो और y हो 0, तो वो 0 ऑफ द इक्वेशन होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, किसी भी लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है। सॉल्यूशंस वो होंगे जो x और y की वैल्यू जो भी दे रखी, मान लीजिए हमने कहा 2x + 3y = 10 या 12 दे रखा है, ठीक है। तो x की कोई ऐसी वैल्यू हो, y की कोई ऐसी वैल्यू जो इसमें रखो, LHS और RHS क्या हो, बराबर आए, तब हम उनको बोलेंगे। जैसे कि मान लो x की जगह पे हमने रखा 2 × 3 और इसकी जगह x की जगह हमने रखा 2, है ना, और y की जगह रखा 3, तो ये हो गया 3 उल्टा बोल दिया, ठीक है। x की जगह रखा हमने 3, यार क्या हो रहा, x की जगह रखा हमने 3 और y की जगह हमने रखा 2, तो ये हो गया 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6 + 6 या 12, तो ये इसके बराबर आया, यानी 3, 2 इसका एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन 3, 2 से भी पास करेगी, कहीं ना कहीं एक पॉइंट से पास करेगी। क्लियर है। तो x की कोई भी वैल्यू रखो, y की कोई ना कोई वैल्यू निकलती है, y की कोई भी वैल्यू रखिए, x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर निकलेगी। तो ये सब क्या होता है, सॉल्यूशन, मतलब एक मैंडेटरी। अच्छा एक बात समझिए, लाइन की लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये आप लोगों ने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है, तो ये लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है। लाइन की लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक। तो ये x के हर पॉइंट से जाती है, x के हर पॉइंट से जाएगी। जैसे कि देखो 1 से भी जा रही यहाँ पे कहीं से, 2 से भी जा रही यहाँ पे कहीं पे, 3 पे भी जा रही यहाँ पे कहीं पे, 4 से भी जा रही यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, क्लियर है ना। इसी तरह 5 से जा रही, 6 से जा रही यहाँ कहीं पे, 7 से जा रही यहाँ कहीं पे, ठीक है। इसी तरह ऊपर भी जाएगी, तो x के हर पॉइंट से जाएगी, क्लियर। बस खाली y डिफरेंट होगा उस समय। इसी तरह y के हर पॉइंट से लाइन जाएगी, हर पॉइंट से y के लाइन जाएगी, लेकिन उस समय x का पॉइंट डिफरेंस होगा, ठीक है। तो x, तो हम लोग को सॉल्यूशन निकालना इसीलिए तो इजी होता है कि आप x की कोई भी वैल्यू रखिए और y की कोई भी वैल्यू निकालते जाइए, y की वैल्यू निकालते जाइए, पॉइंट्स बनाते जाइए। सपोज कर लिए, मान ली दे रखा है 3x + 4y = 12, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखते जाइए और y की वैल्यू निकालते जाइए। ये x है, ये y है, यहाँ आ गया एट
x इज इक्वल टू 0 क्या होगा 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू आ गया 3, तो x की 0 रखा, y 3, तो ये 0,3 एक सॉल्यूशन बन गया इसका। फिर रखा एट y इज इक्वल टू 0, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू आया 4। क्लियर है? तो y रखा 0, x आया 4, तो ये एक 4,0। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लाइन का 0 भी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वो वैल्यू है जिसपे y 0 आ रहा है। प्रीवियस लेक्चर में इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान से बात किया था, ठीक है, इस पे बहुत डिटेल में बात किया था, तो इसलिए अगर किसी ने नहीं देखा तो बेटा देखिएगा जरूर। तो इसको 0 ऑफ द इक्वेशन भी बोलेंगे, 4 को 0 ऑफ द इक्वेशन भी बोलेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्लियर है? 2 पॉइंट मिल गए हमको, 0,3, 4,0। अब हमने क्या किया, एक ग्राफ लिया, ठीक, क्या होगा 0,3, x पे 0, y पे 3, ये आ गया पॉइंट हमारा 0,3। फिर x पे 4, y पे 0, x पे 4, y पे 0, यहाँ कहीं आ गया 4,0। बस ये 2 लाइन स्केल रख के ड्रा कर दिया। ये होता है ग्राफ ड्रा करना। उम्मीद है क्लास 9 में आप लोगों ने इस पर तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये तो हमको उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं है कि आपको आता होगा, लेकिन फिर भी बता दिया है। क्लियर? तो अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए थोड़ा, जैसे यहाँ पे इतनी आसानी से वैल्यू आ गई, x की जगह रखा 0, y निकल आया, y की जगह रखा 0, इसमें तो क्या सर क्या हमेशा 0 ही रखेंगे क्या 0 रखने पे नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं, आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, y की कोई भी वैल्यू रखिए, x की कोई भी वैल्यू रखने पे y जो भी आता है, y की कोई भी वैल्यू रखने पे x जो भी आता है वही आपके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। x 0 इसलिए रखा जाता है ताकि आंसर आसानी से सॉल्व हो जाता है, y 0 रख के आंसर सॉल्व होता है। लेकिन अक्सर चीजें गड़बड़ होती है, मान लो यहाँ पे 12 की बजाय यहाँ पे दे रखा होता 8, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब अगर 8 दे रखा होता, मान लो सपोज कर लो 8 दे रखा है, तो यहाँ पे देखो x की जगह पे 0 रखा, 8 x इज इक्वल टू 0, x इज 0 रखा, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 2 तो आ गया, मतलब एक सॉल्यूशन हमारा क्या बन गया, एक सॉल्यूशन हमारा क्या बन गया, x y, एक x की जगह पे 0 रखा, y आ गया 2, एक सॉल्यूशन बन गया। ये तो आसानी से बन गया, उम्मीद है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या y की जगह 0 रखने पे x आसानी से आ रहा है, 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 8, एट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ रहा है 8/3। अच्छा ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, ये 8/3 है, ये 2 और 3 के बीच में कहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे कि ये इस टाइप के पॉइंट अवॉइड करेंगे, हम कोशिश ऐसा करेंगे कि x की या y की वैसी वैल्यू रखी जाए जिनसे वो क्या है, पूरा का पूरा इंटीजर आए, ताकि उसको ग्राफ पे ड्रा करना हमारे लिए आसान हो। 8/3 थोड़ा हमारे लिए क्या है, टिपिकल है ड्रॉ करना, ठीक है। तो जरूरी नहीं x बराबर आपने 0 रखा तो दोबारा आप x की वैल्यू नहीं रख सकते, दोबारा x की रख लीजिए, दोबारा फिर से निकाल लीजिए भाई, जरूरी नहीं कि x एक बार x रखा तो अगली बार y ही रखना पड़ेगा, ऐसा कोई भी कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो इस बार अगर हम y की कुछ और वैल्यू रख दें, ठीक है, या x की कुछ और वैल्यू रख दें, या x की जगह पे, मतलब x और y जरूरी नहीं है, क्लियर सी बात है, आपको कुछ ऐसा रखना है बस कि ठीक ठाक आंसर आए, कुछ भी उल्टा सीधा ना आए, ठीक है। तो चलिए अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, सपोज कर लीजिए x की वैल्यू हमने रख दिया 2 रख दिया, 3 3 9 4 रख दिया, ठीक है। हाँ देखिए एट x इज इक्वल टू 4 रखिए, तो 3 इंटू 4 कितना होगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 8, 4y इज इक्वल टू 8 माइनस 12 कितना आ गया, ये 12 इधर आ जाएगा ना, -4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, कितना आया, -1, -4/4 कितना है, -1 आ गया, ठीक है। तो हमारा एक बन गया 4 इंटू 4 का -1, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोगों को इस हिसाब से लेना है कि जो इंटीजर वैल्यू इंटीजर आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्लियर है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन और ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब बात आती है कि सॉल्यूशन, देखो कोई भी, अब पेयर ऑफ, अभी तक लीनियर इक्वेशन के बारे में बात हो रही थी, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें, दोनों में डिफरेंस समझिए। किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होता है जहां पे वो एक दूसरे को कट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये वो सॉल्यूशन है
जहां पे जो कॉमन सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल हमने कहा एक ग्राफ ड्रॉ किया हमने, क्लियर, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा, जो कॉमन है, कुछ भी हो सकता है, x, y कुछ भी होगा, ये होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब वो कॉमन सॉल्यूशन जो दोनों लाइंस पे लाई करे। ये एक भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता, या हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, सपोज कर लो, अच्छा कैसे एक भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। मान लो कोई दो लाइन है, ठीक है, ये लाइन ऐसे निकल गई और दूसरी लाइन इस तरह से निकल गई या इस तरह से निकल गई, तो ये आपस में नो सॉल्यूशन है, मतलब ये एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं। और सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं, नो सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, अगर एक जगह काट रहा है तो वन सॉल्यूशन हो गया। अगर अब बात आती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन फिर किस तरह से होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन दूसरी तरीके देखिए कैसे होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर एक लाइन दे रखी है, अगर कोऑर्डिनेट एक लाइन दे रखी, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर हो तो ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि ये हर जगह काट रही है एक दूसरे को। क्लियर है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, बाकी के अगले दो लेक्चर में अलजेब्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड तीन टाइप के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके अगले में एलिमिनेशन पढ़ेंगे, और ये हमारे सिलेबस में है नहीं। क्लियर है, आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। तो ग्राफिकल मेथड में कुछ हमको करना नहीं है बेटा, कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना, दो लाइन दे रखी है। मान लो दे रखा 3x + 4y = 12, 2x + y = 10। ठीक है, तो दोनों लाइन को ड्रा कर दो, दोनों लाइन को ड्रा कर दो। मान लो एक लाइन इस तरह से जा रही है, एक लाइन को जिस तरह से जा रही है, जहां पे एक दूसरे को काटेंगे वही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको ड्रॉ करना इसको भी आता है, आपको ड्रॉ करना इसको भी आता है, जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं वही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अच्छा एक दिक्कत आ सकती है, अगर ये ग्राफ पेपर में आप नहीं बनाएंगे तो उसमें आपको सही से सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। ठीक है, तो आपने लाइन ड्रॉ, अच्छा समझिए क्या हम बता रहे हैं, बात को समझिए, बना के करके देखते हैं कैसे क्या करना है। सपोज कर लिए, ठीक है, तो ये लाइन कैसे जाएगी, ये सेम चीज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वही x y एट x = 0, y = x की वैल्यू 0 रखा, तो y कितना आएगा 3, y की वैल्यू 0 रखा, x कितना आएगा 4 आएगा। तो 0,3 x 0, x पे 0, y पे 3, एक पॉइंट यहाँ बना कहीं पे। ठीक है, और x पे 4, y पे 0, एक पॉइंट यहाँ कहीं बना। ठीक है, तो ये एक लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। ठीक है, वही x को रखा 0, y आया 10, x को रखा 0, y आया 10, इस बार y को रखा 0, x आया 5। क्लियर, 0, 10, 5, 0। ठीक, तो x पे 0, y पे 10, तो ये कहीं यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ठीक, x पे 0, y पे 10, यहाँ कहीं पे पॉइंट बनेगा, है ना, 0, 10। क्लियर, और x पे 5, y पे 0, तो वो कहीं यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो, ये पॉइंट एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। क्लियर है, इस जगह पे काट रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा पॉइंट बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इस प्लेन पेपर पे। क्या पता ये कौन सा पॉइंट, भाई ये पॉइंट हमको कैसे पता कि ये कौन सा पॉइंट है। क्लियर है, ये बात तो हमको पता नहीं, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन हमको क्या पता जो दोनों पे पॉइंट मिला है। तो इसलिए ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है। जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आप इसको काउंट कर सकते हैं कि भाई कितने पे काट रहे हैं, कितने पे नहीं काट रहे हैं।
क्लियर है भाई? ये एक्स पे जितना नीचे आएगा वाई पे ये वाला पॉइंट हो गया। मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि ये हमारा 3 पे काटा था, ठीक है, तो ये हो जाएगा y-3। सपोज किया बेटा, पक्का नहीं है, ठीक है। और ये हो गया हमारा कहीं मान लीजिए 6 पे काट रहा था, ये 5 था तो उसके आगे 6 ही होगा, 6, -3 पे मान लीजिए सपोज कर लीजिए काट रहा है। लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते हुए काउंट कर लेंगे आप। क्लियर है? तो ग्राफ पेपर पे ही एक चीज़ क्लियर हो सकती है, ठीक। या चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब क्या करेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं कि अब एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि आपको दो लाइन दे दिया होता है और कहता है ये दो लाइन, अच्छा एक ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल 3 लाइन से मिलकर बनता है। क्लियर है? तो क्या कह देता है, 2 लाइंस दे देता है और कहता है एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालिए। क्लियर है? तो हम उसके बारे में बात करते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस के साथ देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। इसी का एरिया निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इसी का एरिया निकालना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये कोऑर्डिनेट पता होता है, ये कोऑर्डिनेट पता होता है और ये कोऑर्डिनेट पता होता है ग्राफ पे जब आप बनाएंगे, ठीक। तो उसके लिए देखिए ये आपको पता होगा। क्लियर है? ये आपको पता होगा। क्लियर है? ठीक है। तो क्या होगा आपको, ये एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होती है। क्लियर? आपको बेस पता होगा भाई। मान लीजिए ये पॉइंट दे रखा है -1,0 और ये पॉइंट दे रखा है 4,0 और ये पॉइंट दे रखा है 1,4 या 5 दे दिया, 1,5 दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए ये आपको तीनों पॉइंट पता चल गए। क्लियर? तो ये देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इधर 4 है इधर 1 है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया हाफ, बेस कितना हुआ 5 और हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेके y कितना है, ये हाइट ये कितनी y ही तो है, y बराबर 5, ये है कितना, ये भी 5 है, 25/2। क्लियर? बस आपको क्या पता होना चाहिए, ग्राफ पे जब आप ड्रॉ करेंगे ये सब तो ये पॉइंट्स क्या होंगे आपके, क्लियर होंगे। उम्मीद है सबको समझ में आ रही। मान लीजिए ये एक लाइन हमने ड्रॉ किया, एक लाइन ये ड्रॉ किया, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पॉइंट, या तो क्वेश्चन में ये एरिया पूछ सकता है या तो आपसे वर्टिसेस पूछ सकता है, व्हाट आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आपसे एरिया ही पूछे या आपसे सिर्फ वर्टिसेस पूछे, वर्टिसेस पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है। क्लियर है? ये भी इस तरह से लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या एक इस पे क्वेश्चन कर लें क्या, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया दे रखा है x + y = 5 और 2x + 3y = 6, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो x + y = 5, यहाँ से जाएगी लाइन, कितना होगा 0 5,0 और ये होगा 0,5, ठीक। और ये कितनी होगी, x पे 0 रखा, y आया, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, x रखा 0, y आया 2, y रखा 0, x आया 3, तो 0,2 3,0, ठीक है। x पे रखा 0, y पे 2, 1 पॉइंट यहाँ कहीं बनेगा, x 0 y, और x पे रखा 3, y पे 0, 1 पॉइंट यहाँ कहीं बनेगा, ठीक। क्लियर है? तो अब इसमें क्या कहा उन्होंने, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालिए। तो ध्यान दीजिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो यहाँ। क्लियर? तो ये पॉइंट हमको पता है 3,0 है और ये कितना था 0,2 है। क्लियर है? तो देखो ये डिस्टेंस तो हमको पता होगी कितनी होगी
2 होगी, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 2 हो गई। ये तो पता चल गई, ठीक है, बेस हमको पता है, बस हमको हाइट चाहिए। ध्यान देखो, हाइट देखो कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी बताओ। अच्छा, इस ग्राफ में हाइट यहाँ पता चल रही नहीं पता चल रही, लेकिन अगर आप वो बनाएंगे, क्या नाम, ग्राफ पेपर में बनाएंगे, तो आपको पता होगा कि ये पॉइंट कौन सा है, ये कहाँ पे है। ठीक है, देख के तो लग रहा है शायद ये 1 1 के आसपास होगा, जहाँ तक है ना, 1,5 के आसपास। ठीक, तो ये 1,5 या 6 का, तो जो भी पॉइंट होगा इसकी हाइट यहाँ से पता चल जाएगी आपको, और हाइट पता चल जाएगी, तो हाफ बेस कितना था 2 इंटू हाइट जो भी आएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, एरिया निकल आएगा। यही तो हाइट होगी बेटा, ट्रायंगल तो ये है, ट्रायंगल ये है। ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा आपको, क्लियर, या एक ग्राफ पेपर पे लगा के सॉल्व कर देते हैं। चलो एक सॉल्व ही करते हैं ग्राफ पेपर पे लगा के। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं कि किस तरह से करना है। ऐसा करते हैं, इसको ग्राफ पेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब बड़का। ठीक है, मान लो क्वेश्चन दे रखा है x + y = 3 एंड इसको ब्लू पेन से x + y = 3 और दे रखा है 2x - 3y = -4 देखा है, सपोज कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले वो बना लेते हैं हम लोग लाइन। ठीक, फिर तो लाइन अब ड्रॉ करेंगे हम लोग। कैसे ड्रॉ करना है, ये क्या है, ये एक तरीके से +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 है ना, ये इधर -1 -2 -3 -4, सबको पता ही होगा ये सब चीज़ें। तो x + y = 3 कहाँ पे जाएगा, ये ड्रॉ करेंगे तो कहाँ कहाँ पे ड्रॉ होगा, ये 3 पे 1 2 3, ये यहाँ से जाएगा। ठीक, सब लोग बेटा ग्राफ पेपर जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, क्लियर है। ये आपका लाइन हो गई। ठीक, इसी तरह दूसरी लाइन बनाएंगे हम लोग। ये वाली कैसे जाएगी, x की जगह पे हमने x की जगह पे रखा 0, y x की जगह पे रखा 0 तो नहीं बनेगा, y = 0 रखा, मान लो y की जगह 0 रखा तो x आएगा -2, -2 आ गया, और y = मान लीजिए हमने रख दिया y की जगह रखा हमने 2 रख दिया, y की जगह रखा 2। ठीक है, तो y की जगह रखा 2, तो ये सॉल्व करेंगे 2x - 3 × 2 = -4, तो 2x = हो जाएगा 6 - 4 x = आ गया 1, क्या हो जाएगा ये 1,2, क्लियर है। तो एक पॉइंट और मिल गया, कौन कौन सा पॉइंट है, ये हो जाएगा, एक पॉइंट है -2,0 -2,0 और दूसरा पॉइंट है 1,2, ये दो पॉइंट हमको मिल गए, क्लियर है। तो फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, x की जगह पे 1, x 1,2 एक पॉइंट ये हो गया, ये x पे 1 और y पे 2, क्लियर है, और दूसरा है -2,0, x पे -2 y पे 0, ये पॉइंट हमारा, ठीक है, क्लियर। उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी। ये हो गया हमारा एक पॉइंट और, क्लियर, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, -2,0, ये कौन सा पॉइंट है, x पे 3,0, और ये कौन सा पॉइंट है 1,2, 1,2, ठीक है। देखो देखो, अब ग्राफ पेपर बना रहे तो पॉइंट हमारे क्लियर हो रहे, कौन से पॉइंट पे कहाँ पे क्या काट रही लाइन, क्लियर, एक दूसरे को कहाँ काट रहे, देखो यहाँ पता लगे हमको कौन से पॉइंट पे काट रही। ठीक है, ये होता है +1 +2, ये +3, ये -1 -2 -3, क्लियर। तो अब हमको एरिया किसका निकालना है, दोनों लाइन का और इस ट्रायंगल का और x एक्सिस का, मतलब ये एरिया निकालना है हमको, ये एरिया निकालना है, क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, पेन का कलर यार कुछ और कर लिया रे, ये डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले कितनी है, क्लियर, ये बेस है ना, और ये हाइट निकालेंगे कितनी है। ठीक, तो ये बेस कितना है, देखो 1 2 3 4 5, बेस कितना हुआ 5 हुआ, हाइट कितनी है 1 2, हाइट कितनी हुई 2 हुई। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस
इंटू हाइट, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, ये हो गया हमारा एरिया। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो पॉज करके फिर से एक बार देख लो किस हिसाब से किया गया। ठीक, चलो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे दे रखा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड वाई एक्सिस। इस बार वाई एक्सिस के साथ बनाने लिखा गया। अच्छा यही क्वेश्चन मान लीजिए हमने कहा होता वाई एक्सिस के साथ बनाइए, क्या कहा होता हमने, वाई एक्सिस के साथ बनाया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस बार ट्रायंगल का एरिया ये ना बनता, इस बार ये एरिया ना बनता, इस बार हमारा एरिया कौन सा बन जाता, ये वाला एरिया बन जाता, ये वाला एरिया बन जाता। क्लियर, ये वाला, ठीक, ये एरिया हमारा बन जाता। ठीक, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना था, बेस निकालना था। ये बेस हो जाता, बेस हमारा कितना होता, फिर से यही चेक करना पड़ेगा कहाँ पे काट रहे हैं क्या नहीं काट रहे। मतलब जब आपका वाई में दे रखा होगा तो इस हिसाब से दे रखा होगा, आपका क्वेश्चन सेट होगा, इस तरह से नहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। जैसे इसकी हाइट दे दी, ये हाइट कितना बन जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये बेस भी आपका इस हिसाब से सेट दे रखा होगा, कहीं ना कहीं पे काटेगा और आपको बेस पता चल जाएगा, तो ये एरिया हमारा बन जाएगा। क्लियर है, और वो ग्राफ पेपर पे दे रखा होगा तो ये पॉइंट भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो खाली 1 और 2 दिख रहे हैं, वहाँ पे और दिख जाएंगे। क्लियर है, तो इसी तरह अगर वाई एक्सेस का सबको दे दिया होगा, ठीक है, वाई एक्सेस का दे दिया, मान लीजिए ये ग्राफ है, फिर से एक बार बता देख लो, अगर एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन इन्होंने इस तरह से दे दी और कहा कि जो है दोनों लाइन और वाई एक्सेस के बीच का एरिया निकालो, तो दोनों लाइन वाई एक्सेस के बीच का एरिया क्या है, ये है एरिया। क्लियर, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है जो है वो दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच का एरिया, और ये है दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। तो बस सारा जो खेल है वो आपको पॉइंट निकालना है, कॉमन पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ ड्रा करिए और दोनों का कॉमन पॉइंट निकालिए। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा। बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा जरूर कॉमेंट सेक्शन में। क्लियर है, चलो अब हम बात करते हैं कि कोई भी दो लाइंस आपस में कब एक सॉल्यूशन होता है, कब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और कब उसके नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो हमने पहले से बात किया था, ये अगर एक्सिस है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। अगर एक दूसरे को एक जगह पे काट रही हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो ये है तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। और अगर एक के ऊपर एक है ना, कंसाइड कर रही है, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है भाई, जितने उसके सॉल्यूशन उतने उसके सॉल्यूशन। क्लियर है, तो अच्छा पता कैसे चलता है, मान लीजिए, अच्छा ध्यान दीजिए, मान लीजिए दे रखा है 2x + 3y = दे रखा है 4। क्लियर है, इसी तरह दे रखा है 4x + 6y = 8 दे रखा है। ठीक है, तो अगर ध्यान दीजिए बहुत आराम से ध्यान दीजिए, कायदे से अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखो ये सेम इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8। क्लियर है, मतलब इनका अगर ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। क्लियर, तो हम ये कह सकते हैं अगर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है तो क्या होंगे, लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब यही लाइन दूसरी भी लाइन होती है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन बन रही है, ये तो एक के ऊपर ये लाइन, ठीक है, और दूसरी इसी के ऊपर एक और लाइन। ठीक, मतलब एक तरीके से ये दोनों लाइन क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम लाइन आ गई कि नहीं आ गई। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2/4 = 3/6 = 4/8, काटने के बाद क्लियर, 1/2 = 1/2 = 1/2। ठीक, तो अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 क्या हो, आपस में एक दूसरे से इक्वल हो, तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्लियर, कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा अगर इसी में हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा, इसी में हम क्या करें, ये 8 की जगह पे हमने लिख दिया 10। क्लियर, तो ध्यान दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे इधर के तो सही है, ठीक है, आपस में एक दूसरे से क्या है, सही है, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, लेकिन 4 × 2 = 8 की जगह क्या है, 10 है। मतलब हम ये कह सकते हैं A1/A2 = B1/B2 तो है, बट C1/C2 नहीं। क्लियर, C1/C2 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा।
यानी अगर दो लाइन, अगर इस लाइन को आप ग्राफ पे ड्रॉ करिए, इस लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करिए, तो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे। एक लाइन ऐसे जाएगी तो दूसरी लाइन भी इसी तरह से जाएगी। क्लियर है? मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको सिर्फ इस तरह से कंपेयर करके दिखाना रहेगा, इस तरह से दिखाना रहेगा। कैसे दिखाना? a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिया तो 2/4 इज इक्वल टू a1/a2 आया 1/2, कॉमा b1/b2 कितना आया 3/6, c1/c2 कितना है 4/10, तो यहाँ पे क्या आया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब नो सॉल्यूशन। क्लियर? मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 अगर है और c1/c2 नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? उम्मीद है सबको बात समझ में आ रही होगी। अब बात आती है कि कब वन सॉल्यूशन होता है। तो वन सॉल्यूशन तो बेटा कभी भी हो जाएगा। बस बस कोई भी लाइन लिख दीजिए आप, कोई भी लाइन आपस में एक दूसरे को काटती है, मतलब उसके लिए कोई स्पेशल केस की जरूरत नहीं, कोई भी दो लाइन लिख दीजिए। 2x + 3y = 10, 3y = 10, x - y = 20, बस काट देगी एक दूसरे को, कहीं ना कहीं काटेगी जरूर। ठीक है? बस वो दोनों केस नहीं होने चाहिए, उन दोनों के अलावा कुछ भी लाइन लिख दिया आपने वो काटेगी जरूर। मतलब उसमें तो हम बस इतना लिख दें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बस खत्म काम। c1 से जरूरत है नहीं हमको। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं वन सॉल्यूशन। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। आपको बस कंपेयर करना है और लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे a1 b1 c1 निकालने में कुछ लोगों को दिक्कत आती है, जैसे कि 2x - 3y + 10 = 0 और x - y = 20। ठीक है? तो यहाँ पे a1 कितना है 2, b1 कितना है -3, c कितना है। अब ये c के लिए ध्यान देना पड़ेगा। c आप तब लेंगे या तो दोनों इक्वल, दोनों जो c है ना c1 c2, दोनों c1 c2 जो है ना ये दोनों या तो इक्वल के इस तरफ हो या तो इक्वल के इस तरफ हो। ठीक है? ये जो ध्यान देना है। तो या तो इसको इधर ले आइए या तो इसको भी इधर ले आइए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इधर कर देंगे, तो इक्वल टू -10। अब कितना है -10, और ये a1 है 1, b1 है -1 और c2 a2 b2 और c2 कितना है 20। ठीक है? ये ध्यान देना है, ये जो c वाला कांस्टेंट वाला या तो इक्वल के दोनों उधर हैं या तो दोनों में ही इक्वल के इधर हो, तभी ध्यान दीजिएगा। ऐसी गलती नहीं होगी एक में इधर हो एक में उधर हो तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? इधर हो तो इधर ही हो, दोनों में इधर हो तो दोनों में उधर ही होना चाहिए, इक्वल के दूसरी तरफ। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है? तो अगर मान ले दे रखा है, हमने कहा कि बताइए 2x + 3y = 10, x - y - 20 = 0। तो बताइए इसके कितने सॉल्यूशन है, 1 है, इनफाइनाइट है, क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से a1 इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है? यहाँ से a1 कितना निकला 2, b1 3, c1 10, और इसको पहले सही करेंगे, x - y = 20 किया। अब इसमें करेंगे a2 1, b2 -1, c2 20। ठीक है? तो सबसे पहले a1/a2 लिखा, कितना आएगा 2/1, मतलब 2 आया, है ना। अब आया b1/b2 कितना आया 3/-1 यानी -3। तो यहाँ से पहले दिख गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, आगे जाने की जरूरत नहीं है, वन सॉल्यूशन। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा कायदे से। ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, क्या होता है कंसिस्टेंट और क्या होता है इनकंसिस्टेंट, क्या होता है। ठीक है? अच्छा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है। क्या होता है, हमने 3 चीजें पढ़ी। एक काम ने या तो वन सॉल्यूशन होगा, क्या कहा, वन सॉल्यूशन होगा, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। क्लियर? या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्या, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। क्लियर? या तो नो सॉल्यूशन होगा, यानी a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है? तो इसमें भी सॉल्यूशन है, इसमें भी सॉल्यूशन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट।
क्लियर है, इन दोनों को बोलते हैं। मतलब अगर पूछा जाए कंसिस्टेंट तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक भी चेक कर लोगे, वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो गया। मतलब अगर एक सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट है। मतलब अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया तो भी कंसिस्टेंट है, या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ गया तो भी कंसिस्टेंट है। ठीक, और अगर या तो तुम ऐसा करो, सबसे पहले ये चेक कर लो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर आपने चेक कर लिया और लिख के आया नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट हो गया, खत्म काम। ठीक है, मतलब नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो फिर से करना आपको यही है, कंपैरिजन ही करना है, कुछ और नहीं करना है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है बस। अगर उसमें वन सॉल्यूशन आता है तब भी आप बोल दो कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तब भी आप बोल दो कंसिस्टेंट है, और अगर नो सॉल्यूशन आता है तो आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं ये नया वाला स्लाइड। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच दिस पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपल से एक बात लेते हैं। मान लो हमने दे रखा है 2x + 3y इज इक्वल टू 10, क्लियर है, और 4x + 6y इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देख के लग रहा है, देखो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, या इसको 2 से डिवाइड कर दें, है ना, 2 से डिवाइड कर दे तो सेम इक्वेशन आ गई। तो ये सिंपल सी बात, a1/a2 b1/b2 c1/c2 है, इक्वल है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ 20 की जगह क्या करते हैं, हमने कहता है k लिख दिया। हमने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात वही करोगे तुम, a1/a2 b1/b2 c1/c2 वैल्यू रखो, इक्वेट कर दो, आंसर निकाल लो। ठीक है, तो बस यही करना है इसमें। अगर हमको नहीं पता, मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है 2x, अच्छा ये नहीं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करेंगे, ये वाला करते हैं, क्लियर है, थोड़ा सा हार्ड। क्या दे रखा है, 6x + 9y इज इक्वल टू 21, और क्या दे रखा है, k - 1x + k + 2y इज इक्वल टू 3k। क्लियर, तो वही a1/a2 क्या दे रखा है, 6/k - 1 इज इक्वल टू 9/k + 2 इज इक्वल टू 21/3k। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप चाहो तो इससे k की वैल्यू निकाल लो, आप चाहो तो इससे निकाल लो, ठीक है। अच्छा, दोनों से निकाल के देखते हैं क्या डिफरेंस, तो कुछ नहीं आ रहा हमारा, ठीक है। या अगर डिफरेंस आ रहा है तो मतलब क्या है उसकी, उसका मतलब क्या है, ठीक है, निकाल के देखते हैं। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, 6/k - 1 9/k + 2, क्लियर। तो 6k + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे 9k - 1, क्लियर। 6k + 12 इज इक्वल टू 9k - 9, ठीक है। इसको इधर k इधर भेज देते हैं, ये बचता है 3k, ये जाएगा कितना हो जाएगा 21, तो k इज इक्वल टू आ गया 7, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ गई 7। अच्छा, अब इन दोनों को लेके देख लेते हैं, 9/k + 2 इज इक्वल टू 21/3k, क्लियर है। करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 27k इज इक्वल टू 21k + 42, क्लियर है। 21 को इधर ले आए, 6k 42 k इज इक्वल टू 7 आ गया, आ गई दोनों तरीके से k की वैल्यू 7। तो जरूरी नहीं आप चाहे a1/a2 लेके करो, चाहे b1/b2 और c1/c2 लेके करो, मतलब इन दोनों लेके करोगे तब भी सेम वैल्यू आएगी, इन दोनों को लेके करोगे तब भी सेम वाले, क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, सेम है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 दे रखा है। इसी तरह इस ऊपर वाले क्वेश्चन में जिसमें से आपको लगे a1/a2, जैसे क्या किया 2/10 इज इक्वल टू 4/20 इज इक्वल टू 10/k दे रखा है ऊपर वाले में, क्लियर है ना। तो आप इन दोनों को ले लेना और k की वैल्यू निकाल लेना। इन दोनों में तो k है ही नहीं, तो इनको सॉल्व करने का मतलब नहीं है। इसमें k है, इसको रख के वैल्यू निकाल लेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखो क्या दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा, इसमें क्या कह दिया, a और b दोनों की वैल्यू निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन 4ax + 10y इज इक्वल टू 24, और दे रखा है 10x + by इज इक्वल टू 20, क्लियर। तो क्या करेंगे, फिर वही बात, 4a/10 इज इक्वल टू 10/b इज इक्वल टू 24/20। अच्छा, a और b दोनों की वैल्यू निकाल लिए,
तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि इसमें भी ए है इसमें बी है, दोनों ही में ए बी है, सॉल्व तो होना नहीं है, फंस जाएगा मैटर। तो हम क्या करें, एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लें। 4a/10 इज इक्वल टू 24/20, 10 टू द 20, 2 से 12, और इधर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/4 मतलब 3, ये आ गया 3। इस बार इन दोनों को सॉल्व कर लो, 10/b इज इक्वल टू 24/20, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, निकाल लो वैल्यू, b की वैल्यू निकालेगी, b उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू 20, ठीक है, उसका अपॉन 24 इज इक्वल टू b, सॉल्व कर लो इसको, ठीक। तो इन दोनों से a निकल आया, फिर इन दोनों से b निकल आया। अच्छा, जब a निकल आया था तो तुम चाहते तो इन दोनों को भी इस्तेमाल करके b भी निकाल सकते थे, ठीक है। a तो निकल आया ना, तो 4 इंटू 3/10 इज इक्वल टू 10/b, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू तो हमको पता चल गई ना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी ये बात, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे इसी तरह से, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो 2/2a इज इक्वल टू 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/28, 7/28। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इससे a निकाल आएगा, जब a निकल आएगा तो फिर इन दोनों को ले लेंगे, a तो पता ही है भाई, a पता चलेगा ना, ये 2 से 2 का इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो a कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 आ गया। क्लियर, 4 आ गया तो ये वाला इन दोनों को इस बार ले लेंगे, इन दोनों को, ठीक है। तो 3/4 प्लस b इज इक्वल टू 7/28। क्लियर, तो a तो पता ही था, a की वैल्यू रख दिया हमने, b की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4 प्लस b, b की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अच्छा, इसकी भी थ्योरी पहले समझ लेते हैं क्या। मान लो हमने कहा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और इसी का डबल कर दो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 20, मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू 7/c2 है ना, देख लो ना, 2 से मल्टीप्लाई करो, सेम इक्वेशन आ रही है ना। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू 7/c2 है यहाँ। अच्छा, अगर यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हमको क्या करना था, सिर्फ हमको इतना सा करना था कि जहां 6y लिखा था वहां पे हम 2y कर देते हैं। क्लियर, मतलब क्या कर देते, मतलब 2/4 आया 1/2 और 3/2 आ गया, ये हो गया a1/a2, ये हो गया b1/b2। क्लियर, तो मतलब ये 6 की जगह पे कुछ भी रख दो, 6 की जगह पे कुछ भी रख दो, यूनिक सॉल्यूशन बन जाता है, बन गया है ना भाई। 6 की जगह पे तुम 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 7 रख दो, 10 रख दो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ही आएगा। तुमने कुछ भी रख दो ना, यहाँ पे 6 था पहले, 6 की जगह पे हमने क्या किया, इस बार माइनस का 10 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, देख लो। तो इसमें क्या आंसर आता है, इसमें आंसर आता है कि b नॉट इक्वल टू 6, मतलब आंसर जो आएगा वो कह रहा तुमसे कि b 6 नहीं होगा, बाकी तुमको जो रखना है रख लो, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। मतलब इसमें उसमें क्या होता था, एक वैल्यू आती थी, लेकिन इसमें एक वैल्यू नहीं आएगी, इसमें बहुत सारी वैल्यू आएंगे, ठीक है। ये तुमको ये बताएगा कि ये सिर्फ ये नहीं है। जैसे क्लास में हमने कहा कि बताओ कितने बच्चे चिन्हाट से आते हैं या लखनऊ से आते हैं, कितने बच्चे गोरखपुर से आते हैं, किस तरह से कोई बात हमने कहा, तो आपने कहा कि सर जो उधर बच्चे हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी सब यहाँ पे गोरखपुर या लखनऊ या जो है कानपुर या कहीं के हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा था, 6y दे रखा था, प्लस 6y इज इक्वल टू 20 दे रखा ना है। तो हमने क्या कहा, x सिर्फ ये वैल्यू सिर्फ 6 नहीं होगी, बाकी कुछ भी रख दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसी तरह सॉरी 1 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसी तरह ये दे रखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, kx माइनस 6y इज इक्वल टू 8। तो क्या करेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर है, a1/2 नॉट इक्वल टू 3/-6, ठीक है, 3 2 6।
तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, -4। तो इन्होंने क्या कहा, k नॉट इक्वल टू -4, मतलब इन्होंने कहा k की वैल्यू -4 न रखो, बाकी कुछ भी रख दो, ये वन सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि -4 रखने पे क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना देगा। देख लो 2x + 3y इज इक्वल टू 5, और ये k की वैल्यू -4 रखा है हमने, -4x - 6y इज इक्वल टू इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना देगा, या नो सॉल्यूशन भी बना सकता, सॉरी, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना देगा या नो सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है, कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो देख लो ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। देख लो, है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये नो सॉल्यूशन बना रहा है, या तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना देगा। क्लियर है, अगर यहाँ पे 8 की जगह पे 10 लिख दें तो अब ये c1/c2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना देगा। मतलब बस k की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, अगर -4 नहीं है तो ये सिर्फ वन सॉल्यूशन बनाएगा, मतलब a1/a2 रहेगा नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, k नॉट इज इक्वल टू -4, ये होगा आंसर। मतलब k को -4 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप लोग कर लेंगे, उम्मीद है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइंड द फॉर विच हैज नो सॉल्यूशन। अब बात आती है नो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या आंसर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है सबको। ठीक है, तो चलो देते हैं। तो kx + 3y = 3, 12x + ky, और ये -6 इधर ले आता है, प्लस का 6 होगा। ठीक है, तो रख देते हैं a1/a2 b1/b2। a1/a2 कितना आया, k/12, b1/b2 कितना आया, 3/k, c1/c2 कितना आया, 3/6 यानी 1/2। ठीक, तो इन्होंने कंडीशन क्या दे रखी थी, k/12 इज इक्वल टू 3/k इज नॉट इक्वल टू 1/2, ये कंडीशन दे रखी है। तो पहले इन दोनों को लेकर देख लेते हैं, पहले सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। k² इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आया 36, तो k इज इक्वल टू आया +-3, सॉरी +-6। क्लियर है, तो क्या ये आंसर आ गया हमारा, क्या ये आंसर आ गया कि हमारा k की वैल्यू अगर +-6 है, प्लस हो या -6 हो, तो हमारा ये क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, नो सॉल्यूशन होगा। नहीं आया आंसर, क्यों, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे देखना है, हो सकता है कि ये कंडीशन हमको बता दे कि कुछ और नहीं भी होना चाहिए। क्या कह सकता है, हो सकता है, देखो ये बता रहा है कि ये चीज हो तब नो, ये चीज हो तब ये सॉल्यूशन हो, और ये बता सकता हो सकता है कोई चीज ना भी हो तो सॉल्यूशन, तो दोनों को कॉमन लेंगे तब काम चलेगा हमारा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू, दो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k नॉट इक्वल टू 6 आया। क्लियर है, अच्छा इन्होंने क्या था, k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 6 हो, या तो 6 हो, या तो -6 हो। इन्होंने कहा कि k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, k की वैल्यू आंसर -6 हो जाएगा। समझे, दोनों में से कॉमन लेंगे हम। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक मिनट पहले इस पे थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6, मतलब k की वैल्यू -6 आ गई। ठीक है, तो एक बार चेक करके देख भी लेते हैं कि क्या हमने क्या निकाला, क्या 6 और -6 क्या है, मतलब है क्या। देखो k की वैल्यू हमने रखा, एक बार 6 करके रख के देख लेते हैं। पहले हम 6 रख के देख लेते हैं कि क्या ये 6 पे क्यों नहीं सही हो रहा है। ठीक है, तो चेक करके देख लेते हैं। ये हो जाता है 6x + 3y = 3, और ये हो जाता है 12x + ky = 6। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये a1/a2 इज इक्वल टू b1 सॉरी ये 6 होगा यार, 6y। ठीक है, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है कि नहीं। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर k 6 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ना, बल्कि ना नो सॉल्यूशन के बजाय कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। समझ गए, इसलिए इसने इस दूसरी कंडीशन ने बता दिया k 6 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, -6 होगा। -6 रख के देख लेते, देखो ये हो गया -6 और ये x -6y। अब देख लो a1/a2 b1/b2 तो है देखो, लेकिन c1/c2 नहीं है, क्योंकि ये 1/2 है, ये -1/2 आ रहा है।
-1/2। देखा a1/a2 तो है लेकिन b1/b2 है, लेकिन c1/c2 नहीं है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हम निकालते हैं उसका एक मतलब भी होता है, ऐसा नहीं कि हवा में बात चल रही है। क्लियर है? तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह 2 कंडीशन बनाओगे, क्लियर है, और उसके बाद फिर आपस में सेटिस्फाई करोगे। या कहो तो इसको भी कर देते हैं यार, छोड़ते नहीं, क्योंकि ये नो सोल्यूशन वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कैसे निकालना है। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। क्या दे रखा है? 3x - y = 5, 6x - 2y = -k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/6 = -1 अपॉन -1/-2 = 5/-k। क्लियर? 3/6 -1/-2, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं, 3 2 6/2। यहाँ पे तो दूसरे की जरूरत है नहीं, नॉट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे नॉट इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व इन दोनों को साथ में ले लो, तो k नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? शायद हमको तो 10 आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें दूसरे की जरूरत ही नहीं, k की वैल्यू बस 10 आ गई, खत्म काम, इसमें दूसरे का बन ही नहीं रहा। ओके, ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन का आता है। क्या दे रखा है? 2x + 3y, अच्छा इक्वल टू 0 लगेगा। 0 नहीं, हम लोग सी वाली करते हैं कोई, ताकि तुमको ये आसान है ना, थोड़ा सा हार्ड करते हैं। ठीक है, मान लो 6 दे रखा है। इन्होंने कहा एक ऐसी लाइन आप बनाइए, कोई एक ऐसी लाइन बनाइए जो इससे इंटरसेक्टिंग हो। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना तो सबसे ज़्यादा आसान काम है, जो कि अभी हम लोग इतनी देर से करते आ रहे हैं। क्या करना है हमको? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बनाना है। ऐसी लाइन बनाना है तो कुछ भी लिख दो, 3x + 2y = 6, खत्म काम हो गया। a1/a2 2/3 है और b1/b2 3/2 है, बन गया इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई दिक्कत? कुछ भी इंटरसेक्टिंग लाइन तो सारी लाइन में कुछ भी लिख दो ना, यहाँ कुछ भी लिख दो। x - 3y = 6 है, इस बार कोई लो तो y - 3x = 20, कुछ भी लिख दो। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो खाली, बस ये ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। अब क्या कहा? कंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक आ रही हो। तो क्वेश्चन क्या थी? 2x + 3y = 6, एक के ऊपर एक आ रही, तो हमने कहा था कि अगर a1/a2 = b1/b2 या c1/c2 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 करो, 5 से करो, 7 से करो, 8 करो, 9 से करो, 10 से करो। 10 से कर दिया, मान लो 20x + 30y = 60, 10 से मल्टीप्लाई करने पे सेम लाइन आ रही, तो कॉन्सिडेंट हो गई। मतलब a1/a2 = b1/b2 = b1/b2 = c1/c2 हो गई, खत्म काम, बन गया है। भाई यही तो करना था, a1/a2 b1/b2। इस टाइप के इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले बनाना है तो किसी भी नंबर से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब तुम डिवाइड करोगे 2/20 = 3/30 = 6/60, तो ये अपने आप देखो 10 आ गया, 10 आ गया। जो तुमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया था, यहाँ बता दिस कि वो डिवाइड हो रहा। क्लियर? ठीक, अच्छा अब का पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है? a1/a2 b1/b2 तो होता है, c1/c2 नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद इधर मल्टीप्लाई किया, इधर ना करो, इसको 10 कर दो, इसको 6 के बजाय 10 रहने दो, 20 रहने दो, 30 रहने दो। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ना आना चाहिए। जैसे 10 से इधर मल्टीप्लाई किया, 20 आया, 20 आया, तो इसको 60 ना हो खाली यहाँ पे, बस 60 के अलावा कुछ भी लिख दो। a1/a2 b1/b2 तो होगा, लेकिन c1/c2 नहीं होगा। बस यहाँ पे 60 नहीं होना चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। मतलब कोई भी a1/a2 b1/b2 इक्वल हो c1/c2 नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ का ध्यान देना है। क्लियर है? मतलब देखो पैरेलल लाइन बनानी है, ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली लाइन बनानी है, तो जो इक्वेशन दे रखी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, जो मन करे मन कर दो पूरी इक्वेशन में। अगर उसने कहा ऐसी लाइन बनाओ जिसका इसके साथ नो सॉल्यूशन हो, तो तुम सिर्फ इधर वाले में 2 या 3 या 4 5 6 7 8 9 10 से मल्टीप्लाई करो, इधर वाले में मत करो। इधर को कुछ भी लिख दो, इधर का कुछ भी लिख दो। 6 है तो यहाँ, जैसे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया 20 है, 3 तो यहाँ 6 से 10 से मल्टीप्लाई किया 60 आएगा, 60 नहीं लिखना है, बाकी जो मन करे वो लिख दो, ठीक है, वो बन जाएगा। और जब लिख के आए इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है, तो बेटा जो ऊपर लाइन दे रखी है उसके अलावा नीचे कुछ भी उतार दो, जो मन करे तुम्हारा। बस वही है कि पैरेलल लाइन वाली ना बनाना और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली लाइन ना लिखना, बाकी कुछ भी लिख दो।
ठीक है, ऐसा नहीं आना चाहिए, रैंडम लाइन होना चाहिए, x माइनस 3y इक्वल टू 10 हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, एक सॉल्यूशन। क्लियर? चलो अब बात करते हैं क्या क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हम लोग कर चुके हैं बीओपी से, यूनिक सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्या कहा, नो सॉल्यूशन। चलो अच्छा ऐसा कर ही लेते हैं यार एक क्वेश्चन को फिर से, ठीक है। क्या कहा कि सिस्टम में है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है कर दो, 2k/6 नॉट इक्वल टू -2 अपॉन, यहाँ भी -2 ही है, ठीक है, ये कट गया। तो k इज इक्वल टू आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया 3, मतलब k नॉट 3 ना हो, बाकी कुछ भी हो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा k अगर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो सकता है नो सॉल्यूशन बन जाए। क्लियर है? चलो अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होता है, c1/c2 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, a1/a2 b1/b2 क्या है, 2k/6 इज इक्वल टू -2/-2, ठीक है ना, -2/-2, फिर नॉट इक्वल टू कितना है 4/3, ठीक है। क्लियर है? तो क्या कहा इन्होंने, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू आ गई हमारी, k की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई 3 आ गई। तो क्या कहा, देखो यहाँ पे साफ साफ बन गया नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, k 3 होना चाहिए। अभी हमने बात की थी ना कि हो सकता है k की वैल्यू 3 रख दे तो नो सॉल्यूशन बन जाए, तो देखो आगे सही बात, k की वैल्यू 3 रखने पे नो सॉल्यूशन बन जाएगा। और k की वैल्यू 3 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, देख लो, खुद ही बता रहा है, मतलब k की वैल्यू अगर तुमने 3 लिखा यहाँ पे, देख लो ये बता रहा है k की वैल्यू 3 लिखा तो ये फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और अगला क्वेश्चन बता रहा है कि k की वैल्यू 3 लिखने पे होगा क्या एक्चुअल में, उसने भी बता दिया। क्लियर है? तो ये बात एकदम क्लियर हो रही। अब क्या कहा, इज देयर एनी वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या कहा कि क्या k की कोई ऐसी वैल्यू भी है जिसपे एक सिस्टम के क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो देख लेते हैं, तो 2k/6 इज इक्वल टू -2/-2 इज इक्वल टू 4/3। क्लियर है? 4/3। तो इन दोनों को सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेंगे हम। क्लियर है? लेकिन अगर ध्यान से देखो, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या माइनस ये 1 इज इक्वल टू 4 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, या क्या हो सकता है, ये पॉसिबल है। ध्यान से देखो पीछे वाला जो क्वेश्चन था, पीछे जो हमने लिखा था, इरेज यार पूरा इरेज हो गया, चलो पीछे जो हम लोगों ने किया था उसमें क्या आ रहा था, ये नॉट इक्वल टू आ रहा था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ रहा था, ये सेटिस्फाई कर रहा था, 1 नॉट इक्वल टू 4/3 सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन इसमें इन दोनों से तुम k की वैल्यू तो निकाल लोगे, लेकिन क्या ये आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या 1 इज इक्वल टू 4/3 होगा, नहीं, मतलब इनसे तो k की वैल्यू तुम निकाल लोगे, 2k/6 इज इक्वल टू -2/-2 इज इक्वल टू 4/3। तुम इन दोनों को सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लिया तुमने, जो आगे अभी आई थी ना, 3 आई थी ना, 3 आ गई तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ये k इज इक्वल टू 3 की वजह से क्या ये सेटिस्फेक्शन हो रहा, क्या ये एक दूसरे को बराबर हैं, नहीं बराबर है। इसका मतलब k की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिससे इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि यही बराबर ही नहीं हो रहे, ये एक दूसरे को बराबर हो ही नहीं रहे। पिछले वाले क्वेश्चन में साफ साफ उसने कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था, नो सॉल्यूशन के लिए क्या था, 2k/6 इज इक्वल टू -2/-2 इज नॉट इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल आई थी 3, और ये बात तो एकदम सच है, 1 नॉट इक्वल टू 4/3 है, सही बात है। दूसरे ये क्या है, 1 ही तो है, 1 नॉट इक्वल टू 4/3 एकदम सही बात है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे, लेकिन इस वाले में कंडीशन यहाँ से तो k निकला है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसका मतलब k की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी। क्लियर है? चलो अब आते हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब लेंथ दे रखा है, विड्थ से 4 ज्यादा है, 4 प्लस b दे रखा है, ठीक है, इज 36। क्या कहा, हाफ द पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या होता है, 2l + b होता है। क्या कहा, इसका जो हाफ है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज कितना दे रखा है, 36। क्लियर है? यानी l + b बराबर कितना हो गया, 36 हो गया, और यहाँ से l - b बराबर कितना है, 4 है।
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ग्राफ अगर ग्राफिकल मेथड से करना है तो ग्राफ रिप्रेजेंट करो, ये समझ लो x है, ये y है, ये x है, ये y है। ग्राफ ड्रा करना तो आता ही है ना, जहाँ पे सॉल्यूशन, जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहां से x और y मिल जाएगा, मतलब लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी आपको। क्लियर, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एल और बी, एल माइनस बी दे रखा है, एल प्लस बी, एल माइनस बी दे रखा है, ये x है समझ लो, ये y है, ये x है, ये y है। इसको x एक्सिस पे ड्रा करो, इस पे y, सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, उसमें कुछ अलग नहीं करेंगे, बस ये समझ लो ये l है, ये b है। या तुम ऐसा कर लो, इसको x और y में ड्रा कर लो ना। अरे छोड़ो, लेंथ को मानो तो मान लिया ये x है, लेंथ माना x है, इज इक्वल टू 4 प्लस ब्रेथ माना y, ठीक, ये आ गया x माइनस y बराबर 4 बन गया। बस इस तरह से कर लो, 2 ब्रैकेट में x प्लस y, अब इज इक्वल टू 30, कितना था 36 दे रखा था ना, लो खत्म काम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब ड्रॉ कर लो ग्राफ दोनों के। क्लियर, चलो क्या कहा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय, सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों, दो एंगल कौन से हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जो जिनका समेशन क्या है 180 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जिनका समेशन 90 डिग्री हो दोनों एंगल का। ठीक है, तो क्या कहा, लार्जर क्या करता है, छोटे वाले से एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री, 18 डिग्री। ठीक है, मतलब x, यानी मान लिया x इज ग्रेटर देन y, मतलब मान लिया ग्रेटर देन कौन सा है, x लार्जर है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, y प्लस 18, ये दे रखा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, ये दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। ग्राफ पे ड्रॉ करो, जहाँ पे कट करें x और y निकल आएंगे, सोल्यूशन पता लगेगा ना। जहाँ पे भी कट करेंगे 2 पॉइंट मिलेंगे ना, मान लो 2,3 ही निकला, तो ये x हो गया, ये y हो गया। क्लियर, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को भी कोई दिक्कत है बेटा कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये स्क्रीन पे आपको इस समय दिख रहे होंगे। और पढ़ाई करते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करते रहिए, और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।